हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। हम इंडियन सोसाइटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज। सो दिस इज गोइंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल टू शो योर सपोर्ट फॉर माई एफर्ट एंड join the telegram channel to get more and more update and all the study material related to UPSC examination and other examinations. Thank you so much. सो स्टार्ट करते हैं। वी हैव स्टडीड टिल डेट पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशूज़। हमने कंटेक्स्ट देखा, फैक्टर्स देखे हैं डिटरमाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया, देन डेमोग्राफिक डिफिडेंट, व्हाट इज द एडवांटेज एंड द चैलेंजेस ऑफ डेमोग्राफिक डिफिडेंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी और रीड अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ओवर पॉपुलेशन। सो स्टडी करेंगे, वैसे एनालिसिस करेंगे द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन। इफ वी आर फेसिंग द ओवर पॉपुलेशन देन व्हाट वुड बी दी कॉन्सिक्वेंसेज कौन से रहेंगे, मीन्स रिजल्ट क्या रहेगा, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या फ़ायदे रहेंगे और ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा ओवर पॉपुलेशन की वजह से। सो फर्स्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। देयर मे बी अनएम्प्लॉयमेंट थिंग बिकॉज जितना आपके पास में पॉपुलेशन है, जितने लोग हैं, लार्ज पॉपुलेशन को जॉब्स प्रोवाइड कराना बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी है। इसीलिए भारत में आज देखें एक्सट्रीम चैलेंज है सभी लोगों को काम देना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। देयर इज़ अ ह्यूज गैप इन डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट, सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है। नेक्स्ट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। अब जब आप हर इंसान को काम नहीं दे पाओगे तो उसकी पोटेंशियल यूज़ नहीं हो पाएगी। आपके पास में ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन कैपिटल है, बट यू आर नॉट कन्वर्टिंग दैट ह्यूमन रिसोर्स इनटू ह्यूमन कैपिटल। सिंपल, आपने किसी को अगर काम नहीं दिया है तो आप उसको क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो उसकी लाइफ को, उसके स्किल्ड को, उसके ब्रेन को, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को। वो पढ़ा रहेगा, कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, लेकिन उसकी अपनी पोटेंशियल का मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे पाएगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। दैट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द मैन पावर। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन because inadequate transportation, inadequate infrastructures like road, railways and other thing। आप देखते हैं हर जगह भीड़ मिलेगी, हर जगह भीड़ है, तो जो लोग डिज़र्व करते हैं और जो स्किल्ड हैं, जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है उस ट्रांसपोर्टेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो भी नहीं कर पाते हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से। ओवर क्राउडेड सिटीज़, ओवर क्राउडेड पार्क्स, नेशनल रेलवेज, रोडवेज, हर एक जगह भीड़ ही भीड़ है। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा जब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन, देन कम्स द रिसोर्स डेप्लीशन। अब जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है, इसको सस्टेन करने के लिए, इसको सर्वाइव करने के लिए, इसको जिंदा रखने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, फूड, वाटर, शेल्टर, एयर, हर एक चीज़। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, वाटर एंड लैंड आर कंप्रोमाइज्ड। सिंपल है, इसीलिए आप देखते हो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता चला जा रहा है। लोग रहने के लिए एनक्रोचमेंट करते चले जा रहे हैं। नदी, तालाब कुछ बचेगा नहीं, हर जगह हम घर मकान बना लेंगे। फॉरेस्टेशन बचेगा नहीं, झूम कल्टीवेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, फैक्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज आर द कॉजेज ऑफ, आर द रीज़न और द रिजल्ट ऑफ दीज कॉजेज। सिंपल। नेक्स्ट इज डिक्रीज्ड इफिशियंसी एंड राइजिंग कॉस्ट। डिक्रीज्ड इफिशियंसी कम क्यों हो जाएगी? इफिशियंसी इसलिए कम हो जाएगी, हमारे पास मैन पावर है, लोग हैं, बट हम स्किल नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास में जो भी प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, वो बढ़ती चली जाएगी। ओवर पॉपुलेशन हमारे पास में रहेगी, डिमांड सप्लाई मैच नहीं कर पाएगी, कंट्रीब्यूटिंग टू इन्फ्लेशन एंड रिड्यूस्ड आउटपुट। सिंपल है। डिक्रीज्ड इफिशियंसी समझ में आ गया आपको? इफिशियंसी लोगों की कम हो जाएगी, काम करने की क्षमता, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ हो जाएगा ना, ओवर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सिंपल है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल की बात कर लें, एक क्लास में 25 बच्चे बैठने चाहिए, वहाँ पर बैठ रहे हैं 40-50 बच्चे, टीचर एक ही है, ओवर पॉपुलेशन है, क्या करें? स्ट्रेंथ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। जहाँ पे लेबोरेटरीज़ में एक कंप्यूटर बैठा है, एक कंप्यूटर 4 बच्चों के लिए सफिशिएंट था, लेकिन अब एक बच्चे के लिए एक कंप्यूटर पर 10 बच्चे, 15 बच्चे हैं। इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट इज इनकम इनइक्वालिटी, बढ़ती चली जाएगी, ओवर पॉपुलेशन चली जाएगी। इनकम इनइक्वालिटीज बिकॉज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज विद इन द कंट्री, वाइडनिंग गैप इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सैजरेटिंग द सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी। ओवर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हम जब हर हाथ को काम नहीं दे पाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं, किसी की सैलरी, इनकम जनरेट नहीं हो पाएगी, तो रिसोर्स डेप्लीशन हो जाएगा। हमारे पास में पर कैपिटा इनकम और लो हो जाएगी। तो गवर्नमेंट के पास में जितना भी बजट है, जितना भी हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट, उतने भी पैसे खर्च नहीं कर पाएगी हर व्यक्ति के लिए। दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। सिंपल।
दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। हमें ओवर पॉपुलेशन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन, रिसोर्स डेप्लीशन करेगा, डिक्रीज एफिशिएंसी एंड द इनकम पार्टीज एंड सो ऑन। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप 4 और पॉइंट अपने मन से जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक करंट कनेक्ट की बात करें तो करंट अफेयर में कुछ चीज़ें रही हैं, जैसे कि एक करंट अफेयर एक ओवरऑल सिनेरियो चलता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ तक होगी, कब तक होगी। 2 अप्रोच यहाँ पे है सिंपल। एक NGO है अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव, जिसका नाम है अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव, एक रिपोर्ट निकालती है पीपल एंड प्लानेट के लिए। इन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को एस्टिमेट करने के लिए 2 अप्रोच को एक्सेप्ट किया है। 2 सिनेरियो उन्होंने बताए हैं। एक है टू लिटिल टू लेट सिनेरियो, मतलब बहुत धीरे धीरे और बहुत देरी से। तो अप्रॉक्स 7 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी इस सेंचुरी के एंड तक। सिंपल है। और एक और 2050 तक 8.6 बिलियन मैक्सिमम पहुंच जाएगी। टू लिटिल एंड टू लेट, धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप से। या फिर द जाइंट लीप, हो सकता है जाइंट लीप हो जाए। या मतलब क्या है जाइंट लीप? 8.6 2050 में पहुंचना है, उसकी जगह 8.5 बिलियन दुनिया की आबादी 2014 तक पहुंच जाए और इस सेंचुरी के ख़त्म होते होते 6 बिलियन हो जाए। अ जाइंट लीप, डेट इज़ अ जाइंट लीप। बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाएगी, बहुत तेज़ी से पड़ेगी, बहुत तेज़ी से कम होगी। डेट इज़ अ जाइंट लीप। सिंपल। नाउ अब हम जानते हैं क्या हमारी गवर्नमेंट ने कुछ प्लान किया है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कुछ प्लानिंग है इंडिया में या नहीं है? सो प्लानिंग इन इंडिया एसोसिएट विद द पॉपुलेशन। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1952 में आया था, उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1952। इसके बाद में थर्ड 5 ईयर प्लान 1965 में आता है और स्टेरिलाइजेशन फॉर बोथ मैन एंड वीमेन वाज इंट्रोड्यूस्ड। पहली बार में स्टेरिलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको हिंदी में एक वर्ड है नसबंदी कराना, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। थर्ड 5 ईयर प्लान 1965 में। सिंपल। इसके बाद आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ ईयर 5 ईयर प्लान पर बर्थ कंट्रोल मेजर्स पर फोकस किया गया। बर्थ कंट्रोल मेजर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अवेयरनेस करना जाए, एजुकेशन करा जाए बर्थ कंट्रोल मेजर्स के लिए। फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान में 1976 में आता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड रेजिंग द मिनिमम एज फॉर मैरिज 18 साल से 21 साल लड़कों के लिए और 14 साल से 18 साल लड़कियों के लिए पढ़ाई गई अंडर द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, पार्ट ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान in the year of 1967. Then comes 6th, 7th as well as 8th 5 year plan. These plan focused on long term strategies and controlling the population and achieved demographic advantages. सिंपल है। तो हमने ये देखा कि हाँ, इंडिया में कुछ ना कुछ धीरे धीरे छोटा छोटा प्लान जरूर हुआ है। फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान से देखा लास्ट 8th 5 ईयर प्लान तक। अब कुछ अलग जो बिल लोकसभा में और राज्यसभा में आए हैं कभी कभी, और स्टेट्स ने भी कुछ कुछ अपने सेल्फ इनिशिएट लिए हैं, उसके बारे में अगर हम जानें तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लोकसभा में 2022 में आया था, दिसंबर 2022 में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो बीजेपी के, एक है रवि किशन जो बिहार से आते हैं, जियाओ बिहार लाला, वो आपने गाना सुना होगा, और एक निशिकांत दुबे। इन दोनों ने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल इंट्रोड्यूस किया था 2022 में। इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एज अ प्राइवेट मेंबरशिप बिल aimed at the population control in India, but it is not passed. Next is UP population control bill, very controversial as well as popular. तो यूपी गवर्नमेंट ने एक बिल रिलीज़ किया जिसका एम था ब्रिंग डाउन द ग्रॉस फर्टिलिटी रेट को कम करना है एंड स्टेबलाइज द पॉपुलेशन इन द स्टेट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये था कि जो भी लोग हैं, जो भी पेरेंट्स हैं या फिर जो भी कपल्स हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे, तो उनको कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स और पर्क्स और बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। समझ में आ गया? सो ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल कौन आया? यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। सो दीज आर द बिल एंड फेमस इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ इथिकल कंसिडरेशन फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल। क्या हम किसी को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कह सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर इथिकल कंसिडरेशन इस पर लिखे हैं, हम क्या किसी को ज़बरदस्ती कह सकते हैं कि आपको 2 ही बच्चे करने हैं, आपको 1 ही बच्चा करना है? क्या किसी का ज़बरदस्ती स्टेरिलाइजेशन कराया जा सकता है? कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, फंडामेंटल राइट है या नहीं है, इसकी डिबेट होती रहती है। तो थोड़ा सा वैसा ही है इथिकल कंसिडरेशन फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल।
तो यहाँ पे सबसे पहला बात आती है, सबसे पहला पॉइंट है जो रीज़न है, इट इज़ अगेंस्ट द इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। क्योंकि व्यक्ति खुद अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी लाइफ के लिए डिसाइड करेगा मेरे बच्चे कितने होंगे नहीं होंगे। स्टेट कौन होता है बताने वाला, दूसरे कौन होता है बताने वाला कि हमें अब कितने बच्चे करने चाहिए नहीं चाहिए। रिस्पेक्ट ईच पर्सनस राइट टू मेक देयर ओन डिसीजन अबाउट द फैमिली प्लानिंग विदाउट द इंटरफेरेंसेस। सिंपल है, फर्स्ट लॉजिक है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्गूमेंट आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जो भी आप पॉलिसी बनाओगे, डिसीजन लोगे, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए लोगों को, जनता को, और उनसे कंसेंट लेना चाहिए। इट इज़ अ वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। So it provided accurate information and so individuals can make informed choices about the family planning. जो भी आप फैमिली प्लानिंग करा रहे हो लोगों को, तो उनको उसके बारे में इन्फॉर्म देना ज़रूरी है। बिना मर्जी के, बिना इन्फॉर्मेशन के किसी को बेवकूफ़ बनाना अच्छी बात नहीं है। दैट इज़ अ पीपल मस्ट बी इन्फॉर्म्ड एंड टेकन एज कंसेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, विदाउट, है ना। तो वी हैव टू इनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर वॉलेंटरी विदाउट एनी क्वेश्चन। कोई भी तकलीफ दिए बिना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को ये नहीं कह सकते हो कि आपने अगर 2 बच्चे से ज़्यादा कर लिए तो आपको ये वाली बेनिफिट नहीं देंगे, आपको वोट करने का मौका नहीं मिलेगा। दैट इज़ नॉट गुड फ्रॉम इथिकल कंसिडरेशन, इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आर्गूमेंट इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। जो भी पॉलिसी हो, जो भी कंट्रोल मेजर्स हों, वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। कोई भी रिलीजन के बेसिस पे ना हो, कोई भी कास्ट, जेंडर और रिलीजन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे ना हो। किसी स्पेशल कास्ट को टारगेट नहीं करना है, किसी भी स्पेशल रिलीजन को टारगेट नहीं करना है, किसी भी स्पेशल ग्रुप को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है कि अमीर लोग कर सकते हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा है, वो 4 बच्चे कर लें, गरीब लोग नहीं कर सकते हैं। आर्गूमेंट अलग अलग हो सकते हैं, बट यहाँ पर इट शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेंट इन नेचर। सिंपल है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। कॉम्प्रहेंसिव रिप्रोडक्टिव और फैमिली प्लानिंग को जो भी सर्विसेज हैं हमें जनता तक पहुंचाना चाहिए। आप उनसे नहीं बोल सकते कि आप एजुकेट नहीं हो, आपने क्यों मेजर्स नहीं लिए वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अवेयर करें, उनको एजुकेट करें, साथ ही साथ में उनको मेजर्स भी बताएं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स होते हैं, ओरल पिल्स होते हैं, और भी जो भी होते हैं। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक और आर्गूमेंट है कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना क्यों है। अब ये फेवर में जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हम कभी भी अनसस्टेनेबल तरीके से पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर सकते हैं। हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना ही पड़ेगा ताकि हम इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन कर सकें, एंश्योर कर सकें। सिंपल है। दीज आर द आर्गूमेंट अगेंस्ट एज वेल एज द फेवरिंग द पॉपुलेशन कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ethical grounds. Now we are going to study about the steps taken by the government for population control. कौन कौन से स्टेप्स आज तक गवर्नमेंट ने लिए हैं और क्या लेने चाहिए और किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है पॉपुलेशन कंट्रोल से रिगार्डिंग। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिशन इज़ मिशन परिवार विकास। मिशन परिवार विकास का गोल सिंपल क्या है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, TFR होती क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट होती सिंपल है कि एक एवरेज की बात मान चलिए, पर जो एक कपल है, सिंपल एक मैरिड कपल है, उनके कितने बच्चे होंगे अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज। तो ये 2.1 करने की टारगेट है 2025 के, एल्दो इट इज़ ऑलमोस्ट अचीव्ड। लेकिन मिशन परिवार विकास में टारगेट था 7 मोस्टली पॉपुलेटेड स्टेट्स का। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश है, यूपी है, बिहार, असम है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इनको टारगेट था मिशन परिवार विकास में। क्या टारगेट था? टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना। तो आप आंसर में लिखोगे मिशन परिवार विकास सरकार ने लॉन्च किया है, जिसका टारगेट ये था, अचीव हो चुका है। नेक्स्ट इज कंपेंसेशन स्कीम फॉर स्टेरिलाइजेशन एंड एक्सेप्टर्स। स्टेरिलाइजेशन एक्सेप्टर्स जो भी स्टेरिलाइजेशन को एज अ मेजर फॉर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन एक्सेप्ट करेंगे, सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उनको कंपेंसेशन देगा फॉर द लॉस ऑफ द वेजेस टू द बेनिफिशरीज हु अंडरगो स्टेरिलाइजेशन। क्योंकि ऑपरेशन आपका होगा तो आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और आपका एक लंबे समय तक के लिए आप इकोनॉमिक एक्टिविटी से बाहर रहोगे, छुट्टी लेनी पड़ेगी और आप बाहर रहोगे, तो आपके वेजेस का लॉस होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आपको भी देगा, सर्विस प्रोवाइडर को भी देगा कंपेंसेशन, कराने के लिए भी और करने के लिए भी।
करवाने के लिए भी। और नेक्स्ट इज क्लिनिकल आउटरीच टीम्स स्कीम। यहाँ पर 146 मिशन परिवार विकास डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ऑपरेशन करने के लिए क्लिनिकल आउटरीच टीम स्कीम बनाई गई है। इट प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। तो जो हमने मिशन परिवार विकास पढ़ा है, फर्स्ट मिशन पढ़ा है, उसके अंतर्गत ही है ये आपकी क्लिनिकल आउटरीच टीम, COT टीम। जो COT स्कीम में होगा क्या, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगी, कंसल्टेशन काउंसलिंग प्रोवाइड कराएगा, लोगों के घर घर जाके उनसे बात की जाएगी, उन्हें समझाया जाएगा, मेजर्स बताए जाएंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है, करें कैसे, प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, और भी क्या स्कीम्स हो सकती हैं, और भी क्या बेनिफिट हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्कीम फॉर आशा टू एंश्योर स्पेसिंग इन द बर्थ। आशा वर्कर्स जो हैं, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, आशा जो वर्कर्स हैं, इनकी हेल्प से हम लोगों को, मैरिड कपल्स को, न्यूली मैरिड कपल्स हैं, नई शादी करते हैं, नए कपल्स हैं, उनको समझाया जाए कि आपकी शादी के बाद कम से कम 2 साल तक आपको बच्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे नहीं करने चाहिए, हेल्थ इशूज से भी और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी। और पहले बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में कम से कम 4 साल का 3-4 साल का गैप होना चाहिए, 3 से 4 साल का गैप होना चाहिए। ये आपका टारगेट है, ये आशा का टारगेट है। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 एंड 2030। सो 2021-2030 यूपी गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाई है पॉपुलेशन कंट्रोल, जिसका टारगेट क्या है, सिंपली यूपी की पॉपुलेशन 2021 टू ब्रिंग डाउन द ग्रॉस फर्टिलिटी रेट एंड स्टेबलाइज द पॉपुलेशन। इनका टारगेट सिंपली यही है, जो यूपी में टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको कम करना है और पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है। नाउ इंटरनेशनल फोकस क्या है पॉपुलेशन के लिए, इंटरनेशनल इनिशिएटिव क्या है, सबसे पहले है SDG 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3। ये कहता है यूनिवर्सल एक्सेस हमें इंश्योर करना पड़ेगा फॉर रिगार्डिंग सेक्सुअल एज वेल एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज। उसमें फैमिली प्लानिंग शामिल है, इंफॉर्मेशन शामिल है, एजुकेशन शामिल है। सो इनका एम्स क्या है, SDG 3 एम्स एट इंटीग्रेटिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ टू नेशनल स्ट्रेटजी एंड द प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट को अपने अपने नेशनल प्रोग्राम्स और नेशनल स्कीम्स में फैमिली प्लानिंग को इन्वॉल्व करना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज SDG 7। SDG 7 seeks to facilitate orderly, safe, regular as well as responsible migration and mobility of the people, promoting the implementation of the well-managed migration policies. So SDG 7 migration से related है, क्योंकि migration is a factor of population density, determining the population density as the population distribution and the birth rate. So SDG 3 बर्थ रेट कंट्रोल मेजर्स के लिए रिगार्डिंग है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिगार्डिंग है। SDG 7 जो है, SDG 10.7 वो माइग्रेशन से रिलेटेड है। देन कम्स यूनाइटेड नेशंस FPA, UNFPA जो है, UNFPA इज अ नीड टू एंड द अनमेट नीड फॉर द फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंटिव मैटरनल डेथ्स और जेंडर बेस्ड वायलेंस को कम करना है, हार्मफुल प्रैक्टिसेस को भी कम करना है 2030 से। तो ये इंटरनेशनल फोकस हो गया और नेशनल फोकस हमने देख लिया, नेशनल इनिशिएटिव्स हमने देख लिया। कंक्लूजन सिंपल अगर यही बात करें तो इट इज़ एसेंशियल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड टू स्टॉप दीज, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, वोकेशनल ट्रेनिंग देना पड़ेगा, हेल्थ केयर को एंश्योर करना पड़ेगा, और जो वर्कफोर्स है वो स्किल्ड हो, हेल्दी हो और कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू दी इकोनॉमी। वी हैव टू कंट्रीब्यूट दिस। तो पॉपुलेशन मेजर ज़रूरी इसलिए है कि ओवर पॉपुलेशन ना हो जाए। अगर पॉपुलेशन नहीं होगी तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, सबसे बड़ी बात तो ये भी है। तो पॉपुलेशन तो हमें चाहिए है, हमारी डिमांड बना रहे, सप्लाई बनी रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ होता रहे, डेमोग्राफिक डिविडेंड आता रहे, लेकिन वो पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए और ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होना चाहिए। हमारे पास में लोग नहीं रहे, भीड़ नहीं रहे, हमारे पास में स्किल्ड मैन फोर्स होना चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए, सिंपल, तो हमें उसका यूटिलाइजेशन हो सके। अब यहाँ पे एक करंट अफेयर से रिलेटेड और करंट इवेंट से रिलेटेड है, एक सर्वे हुआ था जिसका नाम है शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ अक्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 और 2015 के बीच में जो रिलीजियस माइनॉरिटी का डाटा लिया गया था बाय इकोनॉमिक एडवाइज़र काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 43% इन दिस पीरियड इन कंट्रास्ट टू द हिंदूज पॉपुलेशन विच इज़ डिक्रीज बाय 7.8%। तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 1950 से लेके 2015 के बीच में 43% के से साथ में बढ़ी हुई है। हिंदू की पॉपुलेशन कम हुई है
सिंपल है। और टोटल देखा जाए तो 90-50 में हिंदू पॉपुलेशन का शेयर था टोटल पॉपुलेशन में 84%, जो कम होकर 78% आ गई है। और मुस्लिम्स का जो पॉपुलेशन रेट था वो 9% था, वो बढ़ के 14% हो गया। डेट इज़ अ पॉपुलेशन डाटा और रिलीजियस माइनॉरिटी डाटा है। इस तरीके से एक सर्वे कराया गया था। और यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये वाला चैप्टर। नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा रोल ऑफ वीमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल टू शो योर सपोर्ट फॉर माई एफर्ट। थैंक यू सो मच एंड वेलकमिंग, आई एम वेलकमिंग to my family and our family, the aspirants. We are the aspirants, we will our dreams too. And join the Telegram channel to get more and more update and all the study material regarding the civil service examinations and all strategies and planning. Thank you so much. Take care. Love you all.